आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे, जो कि वेस्टर्न आर्टिस्ट मॉडर्न आर्ट के अंदर यानी कि आधुनिक कलाकार के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे MCQs भी लेके आई हूँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएंगी, और जिन्हें भी पसंद आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रभाववाद से स्टार्ट करेंगे और MCQs पेज को हम अंत करेंगे, यानी कि इंडियन और वेस्टर्न आर्ट दोनों का मिश्रण मैं एक साथ लेके आई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। इस चैनल पे NVS, KVS, TGT, PGT, ड्राइंग टीचर्स फाइन आर्ट की ड्राइंग टीचर फाइन आर्ट की तैयारी करवाई जाती हैं। HTET जो कि हरियाणा का है, RPSC जो कि राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी भी की जाती है, और BPSC जो कि बिहार के अंतर्गत ये सब राज्य के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, इसकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे। तो प्रभाववाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम ये जान लें। प्रभाववाद को हम इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं। इम्प्रेशनिज्म, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी नव प्रभाववाद के बारे में। तो सबसे पहले प्रभाववाद आया, फिर नव प्रभाववाद, और उसके बाद आपका उत्तर प्रभाववाद, यानी कि इम्प्रेशनिज्म, न्यू इम्प्रेशनिज्म एंड देन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। तो हम नव इम्प्रेशनिज्म यानी कि न्यू इम्प्रेशनिज्म के बारे में हम पहले बात कर लिए थे। अभी हम प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे। और ये सारे ही आर्टिस्ट जो है मॉडर्न आर्ट के अंदर आते हैं। मॉडर्न आर्ट यानी कि आधुनिक कलाकार। अब इंडियन में भी मॉडर्न आर्ट होते हैं और वेस्टर्न में भी मॉडर्न आर्ट होते हैं, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मॉडर्न आर्ट इंडियन और वेस्टर्न में क्यों है। क्योंकि देखिए, जब रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, चित्तेंद्रनाथ मजूमदार, ये सब टाइम के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे, इनके आसपास के, उन लोग को हम मॉडर्न आर्ट के अंदर रखते हैं। और जब उन लोग का जन्म हुआ था तो उसी समय वहाँ पे फॉरेन में भी एक इज़म हुई थी जिसे हम मॉडर्न आर्ट के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे उस टाइम के आर्टिस्ट अपने काम में नई चीज़ें लेके आ रहे थे। जैसे कि अगर हम अभी रवि वर्मा के बारे में बात करें, तो रवि वर्मा न्यू क्लासिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे। जैसे कि न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट हैं जैक लुई दावी हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। तो वहाँ से वो इंस्पायर थे, यानी कि पाश्चात्य कला से वो इंस्पायर थे। ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस हम उस काम में देखते हैं। उसी तरह से जब हम फॉरेन की बात करते हैं, कोई भी यूरोप कंट्री या फिर किसी कहीं का भी, फ्रांस हो जाए या फिर स्विट्जरलैंड हो, रोमन हो, ग्रीक हो, कहीं के भी हम आर्टिस्ट की बात करें, स्पेन हो, स्पेनिश आर्टिस्ट हो, ठीक है, किसी की भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा था। या फिर नीदरलैंड हो, बहुत ही आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है नीदरलैंड। तो जिस भी हम राज्य की बात करें, वहाँ के हिसाब से, फॉरेन कंट्री के हिसाब से हम अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मॉडर्न आर्ट इसलिए हुआ कि उन्होंने जो पाश्चात्य कलाकार के काम थे उनको छोड़ के उन्होंने अपने काम में एक नई चीज़ लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम पाश्चात्य कला के बारे में बात करें, तो लियोनार्डो दा विंची, राफायल, या फिर सैंड्रो बॉटिचेली, मासाचियो, ये सब ने क्या किया है, ये सभी ने रियलिज्म, अगर इसी में हम इसे काट के, इज्म को काट के रियलिस्टिक कर दें, तो वो सभी ने अपने काम में रियलिस्टिक चीज़ों को अप्रोच किए हैं। कैसे लाइट देना है, कैसे डार्क दिखाना है, यानी कि जैसे हम एक स्टिल लाइफ को सजा के काम करते हैं उसी तरह से वो लोग पोर्ट्रे करते थे। बट मॉडर्न आर्ट में ऐसा नहीं हुआ। पाश्चात्य कलाकार में एज इट इज चीज़ को किया जाता था, जो दिख रहा है या फिर जैसे उनको सजाना है। मान लीजिए कि अगर कोई लड़की डार्क रूम में बैठी हुई है और वो चाहते हैं कि उस डार्क रूम में लाइट जो हो बल्ब का ना हो, कि कैंडल का लाइट हो, तो लड़की पे जब कैंडल के लाइट पड़ेगी तो उनके रिफ्लेक्शन अलग होंगे, और जब अगर हम बल्ब की कोई लाइट यूज करते हैं तो उनके रिफ्लेक्शन अलग होंगे। तो इस तरह से वो लोग कंपोज करते थे, राइट। बट प्रभाववाद में क्या हुआ कि चीज़ें अपने अनुसार से होती थी। जब जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं प्रभाववाद के, एडगर देगा या फिर क्लाउड मोने, तो इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ख़ास करके मोने को तो कोई नहीं भूल सकता है। जैसे कि वाटर लिली ने उन्होंने पेंट किया है, सनराइज को उन्होंने पेंट किए हैं टाइम के अनुसार। मॉर्निंग का सनराइज कैसा होगा, इवनिंग का कैसा होगा, नून का कैसा होगा, मिड नून का कैसा होगा, राइट। तो
उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को पेंट किए। क्या आप अगर सनराइज रियलिस्टिक नहीं पेंट करके अपने अकॉर्डिंग, कहने का मतलब उन्होंने अपने अंदर की चीज़ों को डाला, अपने अंतर आत्मा को उसमें डाले, अपने ब्रश स्ट्रोक को उन्होंने कैच किया कि कैसे ब्रश स्ट्रोक हम दें ताकि रियलिस्टिक की तरह ना रहे और एक नए आभार दे के आए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए इन लोगों को मॉडर्न आर्ट कहा जाता है। तो मॉडर्न आर्ट क्यों कहा जाता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि पाश्चात्य कला क्या है और मॉडर्न कला यानी कि आधुनिक कला क्या है, तो आप प्रभाववाद पढ़े या फिर आप लियोनार्डो दा विंची पढ़े, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं क्लियर कर दी होंगी। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रभाववाद के जो जनक थे वो एडगर देगा थे। ये थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक में आया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एडगर देगा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं प्रभाववाद के। इन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में भी काम किया है। डेगा ने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में भी काम किया है, बट सबसे पहले उन्होंने प्रभाववाद में काम किया। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे हो जाएगा और इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। तो इनको प्रभाववाद के जनक कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि प्रभाववाद के जनक कौन है और ऑप्शन में क्लाउड मोने, अगस्टस रेनॉर, पिसारो, एडगर देगा रहे तो एडगर देगा वॉज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार। प्रमुख यानी कि मेन आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ढेरों आर्टिस्ट है बट हम यहाँ पे 3 से 4 आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एनटीए, यूजीसी नेट हो या फिर डीएसएसबी हो। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होती हैं इसमें इंडियन आर्टिस्ट से, मॉडर्न आर्टिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी पाश्चात्य कलाकार, कहने का मतलब यूरोपियन कला से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। अगर गलती से हो तो 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, अदरवाइज एक भी क्वेश्चंस नहीं होता है, खासकर केवीएस में। तो प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार हैं क्लाउड मोने, एडगर देगा, पिसारो, अगस्टस रेनॉल्ड। अब अगस्टस रेनॉल्ड क्या है ना, मुझे ये सब चीज़ जो है ना इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें आर्टिस्ट के नाम सही होते हैं। और हिंदी में क्या होता है ना, अब ये अगस्टस रेनॉल्ड है, अब इनको हिंदी में कोई रेनमार लिखते हैं, कोई रेनॉर लिखता है, कोई कुछ लिखते हैं। तो ये रहा इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी देखें जब भी अगर आप यूरोपियन कला को देख रहे हो, और हिंदी भी देखें ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस आर्टिस्ट को जान रहे हैं बट हिंदी में उसका नाम होने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इंग्लिश में नाम जरूर देख के जाएं क्योंकि हिंदी में बहुत बार रॉन्ग नाम भी लिखा रहता है। आप गुस्तव कुर्बे है तो कोई गुस्ताव कुर्बे लिख देगा, कोई कार्बे लिख देगा। तो इस तरह से आप देख के जाओ। और क्योंकि एग्जाम में भी कहा जाता है कि इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाएगा, हिंदी वाले को सही नहीं माना जाएगा अगर कोई गलती होती है तो ये 4 इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है। फिर से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, कॉपी कलम लेके बैठे और लिख लें। क्लाउड मोने, एडगर देगा, पिसारो, अगस्टस रेनाल्ड। अब हम बात करेंगे कि प्रभाववाद के इतिहास में जापानी छायाचित्रों का विशेष स्थान है। कहने का मतलब कि इम्प्रेशनिज्म की हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इम्प्रेशनिज्म, जापानी छायाचित्र यानी कि जापान के प्रिंट मेकिंग का बहुत बड़ा ही एक स्थान है। नेक्स्ट है माने सहित विस्लर, देगा, वैन गॉग आदि ने जापानी कला के तत्वों का प्रयोग अपने चित्रों में किया। अब देखिए कौन कौन से आर्टिस्ट, विस्लर, देगा यानी कि एडगर देगा, वैन गॉग, ये तीनों ही आर्टिस्ट ने, माने सहित यानी कि क्लाउड मोने, ये 4 आर्टिस्ट, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बट हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनके कामों में आप जापानी कला के तत्वों का प्रयोग उनके चित्रों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रभाववादी कलाकारों के चित्रण के मुख्य विषय थे। अब इम्प्रेशनिज्म के जो आर्टिस्ट थे उनके चित्र के मेन सब्जेक्ट क्या थे? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट? तो वातावरण और प्रकाश, दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट एंड लाइट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एडगर देगा ने जो काम किए हैं बैले डांस, तो उसमें भी क्या है, वातावरण तो नहीं बोलेंगे बट लाइट का उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। और वातावरण हम किस सेंस में बोलेंगे, जैसे कि वो जब बाले डांस को पेंट किए हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो है डांस कर रही हैं, तो उनके जो पोज है, उनके जो मूवमेंट है, वो भी तो एक एनवायरनमेंट के अंदर ही आया ना। और लाइट को दिखाएं। क्लाउड मोने के तो काम में पूरा ही इन्वायरमेंट और लाइट है। अगस्टस रेनाल्ड के काम में भी इन्वायरमेंट एंड लाइट है। एंड पिसारो के काम में तो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट एंड लाइट है, क्योंकि जैसे कि ट्रेन जा रहे हैं उनको पेंट किए हैं, सड़क पे जो हैपनिंग होती है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको उन्होंने पेंट किया है। और
क्लाउड मोने ने जैसे कि सनराइज, तो क्या है, पूरा इन्वायरमेंट है, लाइट को पेंट किया है। जैसे सनराइज तो आप जानते ही होंगे कि सनराइज को 3-4 फेज में उन्होंने पेंट किया, पहले लाइट, फिर दोपहर का समय, फिर शाम का समय, रात का समय, मॉर्निंग का समय में एक सनराइज कैसा लगता है, इस तरह से पेंट किया। वैन गॉग की बात करें तो वैन गॉग ने भी सुने ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका काम है सनफ्लावर, जिन्हों की उन्होंने बहुत बार पेंट किया है। और ऐसा क्यों सनफ्लावर इतना फेमस है? बिकॉज ऑफ द लाइट, एनवायरमेंट, स्ट्रोक एंड देयर ऑन एबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभाववाद की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है। तो उनकी प्रभाववाद की जो कला है उसमें सबसे बड़ी देन क्या है? रेखांकन की विशुद्धता और कलाकार के मूलभूत सृजन, स्वातंत्र्य की प्रस्थापना। दैट मीन्स कि जो भी उन्होंने लाइन की जो विशुद्धता है, यानी कि ये नहीं कि लाइन अगर ऐसे स्ट्रेट है तो उसने इसे ही स्ट्रेट माना है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने लाइन को इस तरह से तोड़ 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 के दिखाई, ये यानी कि लाइन की जो विशुद्धता है और कलाकार के जो मूलभूत सृजन, स्वातंत्र्य की प्रस्थापना ही प्रभाववाद की आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है। तो आई होप कि प्रभाववाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे हम वेस्टर्न आर्ट को फिनिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंडियन आर्ट की तरफ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वेस्टर्न आर्ट पे वीडियो बनाए, बहुत बोलते हैं इंडियन पे बनाए, तो क्यों ना हम दोनों का मिश्रण करें, ताकि आप लोग को दोनों ही साथ में हो जाए। जो एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये बहुत हेल्प करेगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्प कर रहे हैं उसको ये हेल्प नहीं करेगा। बट हाँ, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछ दे कि प्रभाववाद की आप 2-3 आर्टिस्ट के नाम ले, या फिर क्लाउड मोने कौन से इजम से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो ये एकदम रामबाण बोलते हैं ना, गोल्ड का सिक्का बोलते हैं, वही है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो अभी आप यहाँ 46 दे रहे हैं, तो इसके पहले मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, और यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आई बटन को जरूर क्लिक करें, कि वहाँ पे मैं हमेशा 4 से 5 वीडियो डाल देती हूँ, ताकि वहाँ से आप देख लें। और डिस्क्रिप्सन जरूर चेक करें, नीचे जब आप देखते हैं कि लिखा हुआ जहाँ पे रहता है KVS NVS, इस तरह से एक पॉइंट बना रहता है, आई होप जानते होंगे, तो उस पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उस पर मैं सारे ही वीडियो को ऐड करती हूँ। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ मैं और ऐड की हूँ, वो रुकिए अभी मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ, जो बहुत, ये देखिए पेपर 1 वालों के लिए हमने वहाँ पे सिनोनिम की वीडियो बनाई है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, जो कि KVS NVS DSSB किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये उसका थंबनेल है। और A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट जो मेरी दूसरी चैनल है, उस पर ये वीडियो अपलोड की हूँ। तो अगर आप लोग चेक नहीं किए रहे हैं तो चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। और ये सब भी वीडियो देखें कि कला के ऐसे प्रश्न जो अनएक्सपेक्टेड होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डाला हुआ है। फिर जैसे कि NVS की जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं नेक्स्ट, जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, अगर वो नेक्स्ट टाइम देना चाहते हैं तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये वाली वीडियो देख लें। और जो ललित कला के लिए बार बार कहते हैं कि मुझे बुक बताइए, और बुक बताने के बाद भी कौन सा बुक खरीदना चाहिए और कौन सा बुक नहीं खरीदना चाहिए, उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में दी हूँ, और इसको अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं। तो प्लीज़ देखें और इन्जॉय करें, ठीक है। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब 2 चीज़ों का मिश्रण है, तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, तो उसे माइंड ना करें और पढ़ें। देखिए निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गांधार जो था प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है पैरामोजिको स्तूप किससे संबंध है? देखिए स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। अब सांची स्तूप सब जानते हैं, बट पैरामोजिको स्तूप क्या कोई जानते हैं? धम्मे की स्तूप सभी जानते हैं। तो पैरामोजिको स्तूप जो है बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतवर्ष नाम किसमें उल्लिखित है? तो भारतवर्ष नाम खाखेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे नहीं पूछेगा कि भारतवर्ष नाम किस में उल्लिखित है, वो ये पूछ सकता है कि खाखेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में किस चीज़ का नाम उल्लिखित है। तो वहाँ हो सकता है भारतवर्ष दे दे, राष्ट्र दे दे, राष्ट्रीयता दे दे, तो वहाँ पे आपको भारतवर्ष सही करना है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर कैसे बनते हैं? तो रॉक कट मंदिर है। महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल है वो एक रॉक कट टेम्पल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोणार्क का
सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये तो सभी को मालूम होगा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है एलोरा का कैलाश मंदिर किसका स्मारक है? तो ये बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT, फाइन आर्ट के जितने भी एग्जाम होते हैं, NTA, UGC नेट, सभी में पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूटों का एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसका स्मारक है? राष्ट्रकूटों का। और इस एलोरा से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दे रही हूँ, उसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर में 3 चीज़ों का मिश्रण, 3 चीज़ों कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए जैन बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे कि सातवाहन है, हीनयान, महायान, तो एलोरा में जो है 3 चीज़ों का गुफा है। तो वो 3 गुफा कौन कौन से हैं? 3 मतलब जैसे कि जैन धर्म से बिलोंग करता है या नहीं, ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करता है या नहीं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है नहीं, कि तो ये बताएं कि एलोरा के जो मंदिर है उसमें कौन कौन से धर्म का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से धर्म उसमें सम्मिलित है। हिंट्स के लिए ये बता देती हूँ कि 3 है, ठीक है, बट वो तीनों का आप नाम मुझे बता दें। और अगर दूसरी क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं सॉल्व तो करें। तीनों में जो है अलग अलग जैसे कि एलोरा में तो मालूम ही है कि कितने गुफा हैं, तो कौन से धर्म में कितने गुफा हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है बौद्ध धर्म में 10 गुफा हैं तो वो बताएं, अगर ब्राह्मण धर्म में 20 गुफा है तो वो बताएं, जैन धर्म में अगर 5 गुफा है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आंसर। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार कुआं कहाँ था? तो आपका जालियांवाला बाग नरसंहार कुआं अमृतसर में था। नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऐड कर दी हूँ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आप लोग को KVS NVS में फाइन आर्ट में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे डांस से रिलेटेड हो गया, पुरस्कार से रिलेटेड हो गया, खेल से रिलेटेड हो गया, और फर्स्ट पेपर में भी आने की काफ़ी चांसेस होते हैं जनरल नॉलेज में। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के शिखर युक्त मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? तो द्रविड़ शैली के जो शिखर युक्त मंदिर है वो आपका कंबोडिया, जावा तथा वियतनाम में, ये 3 स्थान पे जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उसमें शिखर युक्त, शिखर को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? सभी जानते हैं ईसा मसीह का पुनर्जीवन से गुड फ्राइडे संबंधित है। नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है देश में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में जो है आपको चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो शोभा नारायण को जो है कथक में शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है, याद रखिएगा, शोभना नारायण कथक। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा कि कथक कौन से राज्य का नृत्य है? तो आप लोग मुझे बताएं कि कथक नृत्य कौन से राज्य का है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, ये सब हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, 3 क्लास में, 4th क्लास में, 5th 6th 7 ये सब में ही मुझे करवाया गया था, बट हम लोग भूल जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ ऐड कर दी हूँ। कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य अर्थ होता है, तो उसका जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो कंप्यूटर टेक्निक के एक वाक्य का नाम है उसका अर्थ होता है अप टू डेट। अप टू डेट हम लोग कहते हैं ना कि चलो लैपटॉप को अप टू डेट करते हैं। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है, तो राजा रवि वर्मा को जो है भारत में मॉडर्न आर्टिस्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोनातेलो किस देश का मूर्तिकार था? तो दोनातेलो जो थे आपके इटली देश के मूर्तिकार थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस हो गया कि पहले तो दोनातेलो का जन्म कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। और दोनातेलो किस देश के थे? तो इटली के थे। दोनातेलो कौन थे? तो दोनातेलो जो है एक स्कल्प्टर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद उल्ला रखा खां का संबंध है तबला से है। उस्ताद उल्ला रखा खां जो है तबला से संबंध रखते हैं। चमकीले विज्ञापन देने हेतु किस गैस का प्रयोग होता है? तो नी का एनी गैस है जिसमें हम चमकीले विज्ञापन देने हेतु इस गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है काकनाव प्राचीन नाम था सांची का। सांची का जो पुराना नाम था वो काकनाव था, तो याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस पूछ दे। DSSB में ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। KVS NVS में इतना घुमा के नहीं पूछेंगे, इतना डीप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट DSSB में
बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है ना, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें जो होगा इसी बेस पे लोग छट जाते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर भारत के किस नगर में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तिरुचिरापल्ली, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली में है। और उस मंदिर का नाम क्या है? तो श्रीरंग मंदिर है, जो कि हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है। कल्पना चावला को किस रूप में प्रसिद्धि मिली? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, सभी जानते हैं। तो बताइए कमेंट में कि कल्पना चावला को किस रूप में प्रसिद्धि मिली। अब देखिए प्रभाववाद हो गया, बता ही दी हूँ। ये नोट्स है, अगर आप चाहें तो ये लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अगर वीडियो बार बार ना देखने की मन करे तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में आपको जो मैं सिनोनिम के बारे में बता रही थी, ये देखिए, ये सिनोनिम, इतने सिनोनिम मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट पे जाएं और इसे देखें। और NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए वो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ गो थ्रू फाइन आर्ट को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करें, लाइक करके बताएं, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। लाइक से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने लोगों ने देखा और लाइक किया। और कमेंट से भी यही होता है कि अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन से क्वेश्चंस आप नहीं जानते थे और आपको हेल्प किए। और 2 क्वेश्चंस मैं दी हूँ एलोरा से रिलेटेड, कि एलोरा के कितनी गुफाएँ हैं बताना है, और एलोरा के जो धर्म है, जो गुफा है, वो कितने भाग में डिवाइडेड है। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।